नाज़रीन, इस वक्त कोरोना की वबा पाकिस्तान में अपने जोरों पर है और कंफर्म्ड केसेस की तादाद 90,000 से तजावुज कर चुकी है और दुआ ये की जानी चाहिए कि ये इस वबा की पीक हो और उसके बाद केसेस की और अमवात की तादाद कम होना शुरू हो जाए। मगर हुकूमती इकदामात देखकर लगता नहीं है कि ये वबा यहां पर टलने वाली है। इस वक्त पूरा मुल्क मुआशी बहरान का दोचार है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने मुलाजमीन को या तो फायर कर रहा है या उनकी तनख्वाहों के अंदर कट लगाया जा रहा है। बहुत सारी मुलाजमतें इस वक्त पाकिस्तान में खत्म हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हुकूमत की अय्याशियां हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उसकी दो मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली ये कि ये जो नया बजट वफाकी हुकूमत की जानिब से उसकी तजावीज सामने आई हैं, उसमें 15 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन सेनेट के घर की तामीर के लिए। और उसके अलावा आज जो पंजाब असेंबली का लाहौर के एक निजी होटल में इजलास हुआ, उसका मकसद यह बताया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है। अगर पंजाब गवर्नमेंट चाहती तो यही इजलास किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में किया जा सकता था, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में किया जा सकता था, गवर्नमेंट कॉलेज के बुखारी ऑडिटोरियम में किया जा सकता था, पंजाब यूनिवर्सिटी के फैसल ऑडिटोरियम में किया जा सकता था और तमाम तर सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़े खातिर रखा जा सकता था और सरकारी खजाने से लाखों करोड़ों बचाए जा सकते थे। मगर जहां पर नीयत हो वहां पर इस तरह के काम होते हैं। उसके अलावा कोरोना वबा के दौरान बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने भी जन्म लिया है, जिनके अंदर एक ताजा तरीन थ्योरी यह है कि जो चिकन का गोश्त है उसके अंदर भी कोरोना वायरस के जरासीम हो सकते हैं। हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक जाली नोटिफिकेशन भी सर्कुलेट करता रहा जिसके मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पर पाबंदी आयद कर दी है और बाद में इसकी तरतीब भी हुई। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि वो कोरोना वायरस जो कि एनिमल कॉन्टेक्ट से, एनिमल ओरिजिन से और मुबैना तौर पर चमगादड़ों से इंसानों तक मुंतकिल हुआ, क्या वो दूसरे जानवरों के अंदर अपने आप को मैनिपुलेट करने की और रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है? इसी सारे मामले पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब। वर्सटाइल शख्सियत हैं, बहुत सारे तारुफ हैं उनके, वेटनरी डॉक्टर भी हैं, मारूफ बिजनेसमैन भी हैं और उसके अलावा नायब सदर भी हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या वाकई चिकन के गोश्त में कोरोना वायरस हो सकता है? डॉक्टर अरशद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि आई विल स्टार्ट माई रिप्लाई विद हदीस शरीफ के किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात बग़ैर किसी तस्दीक के लोगों को बताता फिरे। तो इस तरह की जो बेबुनियाद और जो होती है ना सनसनी और खौफ फैलाने वाली बातें, ये मैं समझता हूँ कि लाजमी तौर पे इसके पीछे मुहर्रकात तो होते हैं और बड़े संगीन मुहर्रकात होते हैं। और मकसद जो होता है ऐसी बातें फैलाने वालों का वो ये होता है कि एक तो हमारी सोसाइटी इस वक्त वैसे ही ये जो है मारूजी एक जो है ना खौफ का शिकार है। अब इस खौफ को मज़ीद बढ़ाने के लिए और प्लस ये है कि ये पोल्ट्री इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री पाकिस्तान की वो उन चंद इंडस्ट्रीज़ में से एक है कि जो कंपैरेटिवली वो उसकी जो है ना एक्टिविटी में वो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई उसमें नहीं आई, रुकावट नहीं आई, दुनिया में कहीं भी फूड को बंद नहीं किया गया। अब ये कॉन्स्पिरेसी का टारगेट ये है कि ये एक इंडस्ट्री जो कि बहुत रेवेन्यू और जो है ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री है, इसको भी हिट किया जाए। यानी ये लाजमी, मैं ऐसे कहूँगा कि इसमें मुझे तो सरीहन इसमें एक मुल्क दुश्मनी की बू बड़ी वाज़ेह नज़र आती है। बाकी देखें, हर मुआशरे में ज़ाती अनाद और ज़ाती मुफाद की खातर किसी भी इखलाकी पस्ती को छूने वाले अफराद की भी कमी नहीं। डॉक्टर अरशद साहब, ये कह देना तो बहुत ही सादा है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इन इतलात में कोई सदाकत नहीं है। लेकिन आप चूंकि एक मेडिकल बैकग्राउंड से भी ताल्लुक रखते हैं, साइंटिफिक जो रैशनल है
उसे भी समझते हैं तो आपको थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने कोई ऐसी तहकीक नहीं की जिसके मुताबिक मुर्गी के गोश्त के अंदर कोरोना वायरस नहीं हो सकता, और ऐसी कोई स्टडी आलमी सतह पर भी नहीं हुई। सवाल यह है कि अगर एक जानवर के अंदर कोरोना वायरस सस्टेन कर सकता है, और बायोलॉजिकली स्पीकिंग अगर इंसान भी एक जानवर है, तो जो एवियन फैमिली है जिनके अंदर चिकन भी है, बर्ड्स भी हैं, तो उनके अंदर ये वायरस क्यों सस्टेन नहीं कर सकता? व्हाट इज द साइंटिफिक रैशनल, डॉक्टर साहब? जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये होता क्या है कि इसके लिए ना मैं आपको थोड़ी तफसील बताऊंगा। होता क्या है कि स्पेसिफिक एनिमल ही स्पेसिफिक वायरसेस के होस्ट एनिमल होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ना माजी में लेके जाता हूँ। आज से कोई 10-12 साल पहले जब बर्ड फ्लू का स्केयर दुनिया में फैला था, तो उसमें बड़ी वजाहत के साथ ये बात थी कि वो वायरस जो इंसानों के लिए नुकसानदेह वायरस की शक्ल इख्तियार करता है, यानी म्यूटेशन होती है, उसको उस म्यूटेशन के लिए होस्ट एनिमल के तौर पे, इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे पिग चाहिए था। वो पिग की गट में एंटर होता है तो फिर वो शक्ल इख्तियार करता है जो इंसानों के लिए नुकसानदेह होता है। अच्छा, अब क्योंकि पाकिस्तान में पोर फार्मिंग है ही नहीं, इसलिए पाकिस्तान वाज डिसाइडेडली टू बी गारंटीड एज बर्ड फ्लू फ्री कंट्री। यहाँ पर वो नहीं है, फार्मिंग। अच्छा, सिमिलरली अब ये जो वायरस है, देखिए अभी तो इसके ऊपर बड़ी तहकीक होनी है और ये होती रहेगी। ये बड़ा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन बात यह कि अभी तक जो भी जितनी जो है ना सर्वे हुए हैं, जितने भी तहकीकात इसके ऊपर हुई नहीं, डॉक्टर अरशद साहब, यही हमारा नुक्ता है कि अभी तो कोविड-19 के ऊपर बहुत ज्यादा तहकीक होनी है। बहुत तेजी से कोरोना वायरस अपनी जीनियाती साख्त भी तब्दील करता है, अपने आरएनए की साख्त भी तब्दील करता है। तो अभी जब बहुत सारी तहकीक होनी है तो हम कतईयत से किस तरह कह सकते हैं कि ये चिकन के अंदर नहीं सस्टेन कर सकता? ये देखें, ये चेक किया जा चुका है, ये बड़े इसके ऊपर ट्रायल हो चुके हैं। दुनिया के साइंटिस्ट जितने भी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना, सारे यूरोप, अमेरिका, हर जगह बड़ी एक्सटेंसिव इसके ऊपर वर्किंग हो चुकी हुई है और सभी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर मुत्तफिका, अभी तक सबका कंसेंसस है कि पोल्ट्री इस वायरस का होस्ट एनिमल नहीं है और ना इसमें सर्वाइव करता है, ना ही इसमें एंटर होके कोई ज्यादा। अच्छा, डॉक्टर साहब ठीक है, ये बात हम मान लेते हैं कि पोल्ट्री के अंदर कोरोना वायरस अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकता और हम दुआ करते हैं कि ऐसा ही हो। कोरोना वायरस के अलावा कोई और वायरस है जो पोल्ट्री के अंदर सस्टेन करता है जिससे माजी में या फ्यूचर में मैनकाइंड को खतरा हो? देखिए, पोल्ट्री की सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है ना इंसानों के लिए, वो है ये कि अभी तक प्योरली पोल्ट्री में पाए जाने वाला कोई भी वायरस जो है ना, वो इंसानों के लिए एज सच खतरनाक नहीं है, कोई डिजीज़ कम्युनिकेबल नहीं है। दूसरा एक और बात है कि हम जो पोल्ट्री की बात करते हैं ना, तो हमारा जो कुकिंग का जो मेथड है, जब आप कुकिंग उसमें बेकिंग ओवन में बेक करते हैं या कुकिंग पैन में डालते हैं, तो इसका टेम्परेचर 250 से लेकर 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे मीट एक्सपोजर होता है। उस लेवल पे कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस सर्वाइव नहीं करता। तो और दूसरा यह कि एक और बात मैं कॉमन सेंस की ये बताऊंगा। देखें, अगर फर्ज करें पोल्ट्री में खुदा ना खासा अगर ये वायरस या कोई भी ऐसा वायरस जो इंसानों को बराह रास्त मुतासर कर सकता हो, तो कॉमन सेंस की बात यह है कि उसमें सबसे ज़्यादा 2 अफराद जो होंगे ना, वो मुतासर होंगे। एक पोल्ट्री हाउसेज में काम करने वाले अफराद और दूसरे मुर्गी ज़िबा करने वाले अफराद। यही स्टांस हमने लिया था जब हमने रूल आउट किया था बर्ड फ्लू के प्रेजेंस के चांस को, कि पाकिस्तान में कोई भी मुर्गी ज़िबा करने वाला जो वर्कर है, ना वो सिक हुआ था, ना पोल्ट्री शेड के अंदर काम करने वाला कोई सिक हुआ था। तो अभी तक भी सारी दुनिया में कहीं भी पर्टिकुलरली। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक है, हमने चिकन को तो एलिमिनेट कर दिया इस इक्वेशन से। अगर हम पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले मजीद लाइफ स्टॉक की बात करें, जिसमें बकरे हैं, बैल है, गाय है, भैंसे हैं, भेड़ है, क्या इनके अंदर कोरोना वायरस सस्टेन कर सकता है आने वाली ईद उल अजहा को मद्देनजर रखते हुए? जी, अभी तक ना इन तमाम, ये इनको कहते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल। ये जितने डोमेस्टिकेटेड एनिमल हैं, अभी तक दुनिया भर में कोई भी ऐसा एक शक और शुबा तक किसी भी साइंटिस्ट ने जाहिर नहीं किया। क्योंकि देखो बात है, हम तो खैर अपनी जो महदूद वसाइल की बुनियाद पे हम कोई क्लेम करने की पोजीशन में भी नहीं है, हमारे पास इतनी सहूलतें नहीं हैं। और लेकिन देखें ना, अब जो चाइना इतना बड़ा मुल्क है, मतलब सारी दुनिया जहाँ साइंस ने, वायरोलॉजी ने बड़ी तरक्की की हुई है, वो ये सारी बातें
सर जोड़ के बैठे हुए हैं, वो हर जानवर को कर रहे हैं। उन्होंने वाइल्ड एनिमल जो है ना, जो कि डोमेस्टिकेटेड नहीं है, उन्होंने शक का अभी तक जो शक का इजहार किया है उन्होंने वाइल्ड एनिमल पर किया है, डोमेस्टिकेटेड किसी एनिमल पर नहीं किया। ये समझे अल्लाह ताला की एक रहमत है कि अल्लाह ताला ने इंसान के खाने वाले जो जानवर हैं वो ऐसी वबाओं के फैलाने वाले। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइएगा कि इससे पहले आपने जब बर्ड फ्लू की मिसाल दी तो आपने उसमें बताया कि जो डोमेस्टिकेटेड पिग होता है, पिग फार्मिंग के नतीजे में जो पिग के अंदर उसकी गट होती है उसके अंदर ये वायरस अपने आप को रिप्रोड्यूस करता था और उसके बाद ये मुतासर करता था एवियन फैमिली को। तो जिन साइंटिफिक ममालिक की ये रिसर्च थी, इस रिसर्च के बाद भी वहां पिग फार्मिंग पर पाबंदी तो नहीं आयद की गई? हाँ नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो थे ना, उन्होंने इसको पिग फार्मिंग में ये उन्होंने किया था कि इसकी फिर उन्होंने वैक्सीनेशन इवॉल्व की थी। और जो है ना, बर्ड फ्लू की पहले वैक्सीन नहीं होती थी और इसके हर स्ट्रेन की वैक्सीन बनाई गई है, वैक्सीनेशन होती है। और पूरे पाकिस्तान में वैक्सीनेशन बड़ा एक्सटेंसिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है बर्ड्स के अंदर। उसमें रेस्पिरेटरी, मैंने आज एक और चैनल में बताया भी है कि हमारे जो पोल्ट्री है इसको काफ़ी सारे 3-4 रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वैक्सीनेशन होती है। और देयर इज़ ग्रेट लाइकलीहुड कि जो वैक्सीनेशन ऑलरेडी इन प्रैक्टिस है वो हो सकता है। ये मैं एक पॉजिटिविटी के साथ बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि उन वैक्सीन की क्रॉस इम्यूनिटी भी इस वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव होती होगी। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, हो या ना हो, लेकिन अभी तक दुनिया के तमाम साइंटिस्ट का कंसेंसस है कि पोल्ट्री में ये वायरस नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ना म्यूटेट कर, पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के अलावा जो हमें उसके साथ साथ एक और बड़े चैलेंज का सामना है। एक जानिब कोरोना वायरस की वजह से लोग बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो एग्रेरियन इकोनॉमी है, पाकिस्तान के 47 अजला इस वक्त टिड्डी दल से, लोकस्ट से मुतासर हो चुके हैं। अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि हर साल हम जिन शाही मेहमानों को खुलेआम जो कबूतर हैं, उसके अलावा दीगर परिंदे हैं जिनके अंदर तिलौर है, जिसके अंदर बहुत सारी एफ्रोडाइट खसूसियात है, उन्हें मारने की जो इजाजत देते हैं, उसकी वजह से हमने अपना इकोसिस्टम इस तरह से इम्बैलेंस कर लिया है जिसकी वजह से टिड्डी दल हमलावर होती है और कोरोना वायरस के साथ साथ हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी को तबाह कर रही है। आप एग्री करते हैं डॉक्टर साहब इस बात से? देखिए, मैं आपके सवाल के ना 3-4 हिस्से हैं। मैं आपको ना इसके जो है ना टिड्डी दल के हवाले से स्पेशली मैं बात बताता हूँ। ये मेरी जब ये कुछ 4-5 महीने पहले अभी सिंध के कुछ ज़िला में इसके जो थे ना थोड़ा अटैक शुरू हुआ था, तो वहाँ से मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट के जो डीजी साहब हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि भाई इसका क्या करें। मैंने कहा इसमें घबराने की बात नहीं, ये एडिबल है, ये हलाल है और इसको खाया जा सकता है, ह्यूमन भी खा सकते हैं, जानवर भी खा सकते हैं। तो मैंने उनको प्रपोज कर दिया था कि आप इसको कैचिंग का बनाएं। डॉक्टर साहब, ये टिड्डी दल हलाल है? हाँ, खाया जाता है, ये बहुत सारी दुनिया में खाया जाता है, इसमें 70% प्रोटीन होती है। ये नहीं, इसकी वजह से तो बहुत सारे लोग जो हैं, अगर इससे तो पाकिस्तान के अंदर फिर ग़िज़ाई किल्लत भी दूर हो सकती है। तो ये हो रहा है ना, देखें ये हो रहा है। मैं मेरी पूरी बात तो सुने प्लीज। बात ये है कि मैंने फिर उनको गाइड किया था कि इसको पकड़ने का बड़ा आसान तरीका है कि रात के वक्त ना, ये रात को नहीं उड़ता। रात को आप लालटेन दिए वगैरह जला के खेतों में रखें तो ये जैसे परवाने नहीं आते शमा पर, वैसे जो आ जाते हैं, ढेरों के ढेर लग जाते हैं। और इसका फिर मैंने प्रपोज किया था, वो हो भी रहा है कि इसको आप करके ना इकट्ठा, इसमें इसके न्यूट्रिएंट के कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। इसको रेंडरिंग करके, इसको स्टीम देके, कुकिंग करके हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको एनिमल फूड का हिस्सा भी बनाया जा सकता है। और इसको जो है ना वो टोस्टिंग करके लेकिन अगर ये बात ठीक है डॉक्टर साहब, उसके बावजूद ये जो लॉकस्ट है ये मुस्लिम मुआशरे के अंदर उस तरह से एक स्टेपल फूड की हैसियत हासिल क्यों नहीं कर सका? नहीं, स्टेपल फूड तो नहीं, देखें ना, स्टेपल फूड तो मैं इसको नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसको जो है ना, आप देखें, एक मसला तो है, मसले को कुछ हल भी देखने होते हैं ना, तो ये इसका हल है। आप इसको, हम इसको कैचिंग करके, इसकी रेंडरिंग करके इसको एनिमल फूड का हिस्सा बना सकते हैं और सारी दुनिया का इसके ऊपर इत्तेफाक है। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि एक जानिब कोरोना पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरी जानिब जो टिड्डी दल है वो पाकिस्तान की एग्रेरियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक आउटपुट है, पाकिस्तान का जो जीडीपी है, साउथ एशिया में इस वक्त सबसे कम है और बाकायदा माइनस में जा चुका है। आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों का नतीजा है?
देखिए ये जो है ना, अब ये जो बीमारियों का फैलना, ये जो वबाएं आना, इसके ऊपर तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है। मेरा उसमें गुजारिश ये है, मैं हमेशा अरबाब इख्तियार को, हुकूमत को, मतलब ये मैं प्रपोज करता होता हूँ कि देखें जो हमारे एपरेंट बैरियर है ना हमारी इकोनॉमिकल मूवमेंट में, प्रोग्रेस में, मेरा उसमें एक सोल्यूशन मैं ये देता हूँ, आज भी देता हूँ। पीएम साहब से मेरी मुलाकात हुई थी 4 हफ्ते पहले, मैं वहाँ भी उनसे गुजारिश की थी कि देखें आप एक काम करें कि सारा जो पैकेज पीएम साहब ने दिया है ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, वही पैकेज अगर पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री को दे दें और सारे मुल्क में ओपन कर दें कि वो पैकेज क्या है कि जी आप थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल इन्वेस्टमेंट करें, नई इंडस्ट्री लगाएं, कोई भी इंडस्ट्री लगाएं पाकिस्तान में, कहीं मर्जी लगाएं, उसका इनिशियल सोर्स ऑफ जो फंड है ना वो ना पूछा जाए। और इस तरीके से क्या होगा कि एक तो बहुत बड़ा आपका जो जैसे पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं वो एक मेन स्ट्रीम में भी आ जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाएगी और बे इंतहा। लेकिन डॉक्टर साहब ये बात जनरेशन होगा, जनरेशन होगी, ये बात FATF के लिए काबिल कबूल नहीं है। देखिए यहाँ ये मुझे पता है, मेरी बात सुने, ये मुझे पता है ये उन्हें काबिल कबूल नहीं है, लेकिन ये मौका है ऐसी बातें मनवाने का। हम उन्हें कह सकते हैं कि देखें ये तबाहकुन हालात में हम कितना लोगों की इमदाद के ऊपर गुजारा करेंगे। अच्छा, तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें हमारे पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करने की इजाजत दे दें और इसको मॉनेटरी पॉलिसी का मुस्तकिल हिस्सा बनाना चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके साथ इस डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को टिड्डी दल की वजह से, कोरोना की वजह से नुकसान हो रहा है, उससे नुकसान को पूरा करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हम उन इक़दामात के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाया जा सकता है। इस दफा जो फेडरल बजट पेश किया जा रहा है उसमें जो टोटल बजट का खसारा है वो 3,500 अरब रुपए से भी तजावुज कर गया है। हर तरक्याती कामों में कट लगाया जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमत के जो अपनी शाह खर्चियां हैं वो कहीं पर रुकने का नाम ही नहीं लेती। जी देखें, वैसे इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि मौजूदा हालात तो इस बात के मुतकाजी हैं कि जितनी भी ऑस्टेरिटी अडॉप्ट की जाए वो कम है। इसमें तो हर एक को, हर शहरी को, हर सरकारी ऑफिसर को, हर पाकिस्तानी को अपने अपने हिस्से का मुस्बत किरदार भरपूर जो है ना तरीके से अदा करना चाहिए और जहाँ जहाँ भी जो भी सेविंग हो सकते हैं अपने एक्सपेंडिचर को वो मिनिमाइज़ करना चाहिए। और इसमें मेरा ख्याल है कि ये तो ऐसी बात है कि ये किसी को बताने समझाने और जितलाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आनी चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, 3,500 अरब रुपए का बजट खसारा हो, पाकिस्तान का बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ हो, पाकिस्तान के वजीर आजम टेलीविजन पर बैठकर मैराथन ट्रांसमिशन कर रहे हों, लोगों से पैसे मांग रहे हों, ऐसे में हमें बताया जाए कि इस बजट में 15 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं सिर्फ 2 लोगों के सरकारी घरों की तामीर के लिए, जिनमें चेयरमैन सेनेट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। उसके अलावा पंजाब असेंबली का आज जो इजलास हुआ है वो एक निजी होटल में हुआ है, हालांकि वो किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में हो सकता था। तो ऐसे इकदामात से तो फिर लोगों के अंदर बददिली फैलती है कि गवर्नमेंट के जो दांत है वो हाथी की तरह खाने के और है और दिखाने के और है। जी ये तो बात आपकी बिल्कुल, इसे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्टेरिटी की जो बेहतरीन मिसालें हैं वो हुकूमत की तरफ से आएंगी तो फिर ही आप आवाम से तवक्को करेंगे ना कि आवाम उसको फॉलो करेंगी। इसमें तो बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है, कोई भी इससे इख्तलाफ नहीं करेगा। हर एक इंसान को, हर पाकिस्तानी को अपने अपने तय मैक्सिमम जो सादगी इख्तियार करनी चाहिए और जितने भी सरकारी अखराजात ख़ास तौर पे कम से कम किए जा सकते हैं वो करने चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आजकल कोरोना की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं अपनी मुलाजमतों से हाथ धो रहे हैं। आप बीइंग अ बिजनेसमैन उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि हर चैलेंज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी होती है और इन मुश्किल हालात को किस तरह से एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करके जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाया जाए? देखिए इसमें यह है अवैस के कुछ चीज़ें तो खुद ब खुद होती हैं, वो जो होते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। वो ये है
कि अभी ये जो मौजूदा सूरत हाल है लॉकडाउन से जो पैदा होने वाली है ना, इसमें ऑनलाइन बिजनेस के जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगे। और इसमें ख़ास तौर पे जो हमारे यंगस्टर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, आईटी जानने वाले हैं, कंप्यूटर का इल्म रखने वाले जो हमारे बच्चे हैं, इनके लिए मेरा ख्याल है कि दे कैन एंटर न्यू वेंचर्स विदाउट हैविंग बिग इन्वेस्टमेंट। सिर्फ यह है कि उन्होंने अपनी आईटी की इंटेलेक्ट वो यूज़ करनी है, पीपल स्किल यूज़ करनी है, लोगों से राब्ते करने। देखें ना, अब अमेज़ॉन है, वो अली बाबा है, कोई अपने उनके सेटअप सिर्फ कम्युनिटी, जैसे ये उबर है, यानी उबर वो कंपनी अपनी एक गाड़ी अपनी दुनिया की सबसे बड़ी कैब कंपनी है। तो इस तरह के जो दरवाजे हैं ना वो खुल सकते हैं। वो मायूसी तो गुनाह इसीलिए है ना कि जब मायूस इंसान हो जाता है तो वो अल्लाह से उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन कादिर मुतलिक तो अल्लाह है, जो फैसले तो अल्लाह के होने हैं कि कहाँ पे उसने क्या क्या करना है। तो इसलिए हमें, लेकिन डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो ऑनलाइन और आईटी रिलेटेड बिजनेसेस हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उन सरकारी बाबुओं का क्या करे जो इस तरह के वेंचर्स पर तरह तरह के एतराजात करते हैं, तरह तरह के नोटिस भेजते हैं, तरह तरह से हिरासा करते हैं। नहीं, इसे देखें, मेरा बीइंग जो है ना मेंबर ऑफ FPCCI, उसमें हम इंशाल्लाह कोई भी इस तरह की किसी को शिकायत आती हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ से भी हम अपने कारोबारी हजरात को, किसी भी स्केल का हो, भले 5 रुपये का बिजनेसमैन हो, भले 50 अरब का बिजनेसमैन हो, हम हर बिजनेसमैन की खिदमत के लिए हर जगह पे तैयार हैं। मैं मियां अंजम निसार साहब, हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं PM साहब के पास भी और हर लेवल पे जाके। लेकिन क्या जो ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आपके चैम्बर का हिस्सा हैं? बन सकते हैं, उनमें कोई पाबंदी तो नहीं है, आ सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये बड़ी पॉजिटिव बात है। और इस प्रोग्राम के जरिए मैं तो आपके प्रोग्राम से साथ से यंगस्टर को जो आईटी जानने वाले हैं, जो इस बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं, वो मेरे पास आए, हम उनके ग्रुप बना देंगे, हम उनकी कमेटियां बना देंगे, ताकि उनका इंटरेक्शन जो है ना वो एक बड़े कैनवस से हम मुंतकिल कर देंगे। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है उनकी खिदमत। अच्छा, उसके अलावा जो लोग फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं, जो बाकायदा गोदाम चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, एंटरप्राइजेस चला रहे हैं, उनकी जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि हम लोग SOPs के तहत अपने बिजनेसेस खोलें, और हमने देखा कि ईद के दिनों में ये बिजनेसेस खुले और उसका नतीजा आज हम ये भुगत रहे हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट करने वाला मुल्क पाकिस्तान बन गया है। देखिए, इसमें वैसे बात ये है कि ये ट्रेंड जो है ना कि ये जो इंटरलिंकिंग है, जो लिंक जो बनाना है कि मोर्टेलिटी बढ़ी है तो क्या करना है। देखिए, अमेरिका में भी ऐसे ही हुआ है, मोर्टेलिटी बढ़ी, उन्होंने लॉकडाउन खोल दिया, मोर्टेलिटी का कर्व उनका अपवर्ड जा रहा है, उनके केसेस की पॉजिटिव जो है ना वो भी शरह ऊपर जा रही है, लेकिन उन्होंने खोल दिया था। उन्होंने भी ये कहा था कि देखिए, हम इकोनॉमी को एक लेवल से आगे जैम नहीं कर सकते। आज मैं अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले CNN देख रहा था, उसमें उन्होंने लिखा, हालांकि देखो वहाँ मोर्टेलिटी भी है, मॉर्बिडिटी भी है, और बाकी ये जो वहाँ जो स्ट्रीट अनरेस्ट हुआ वो अपने डॉक्टर साहब, वो पंजाबी में कहते हैं कि हम सायादा मुंह लाल होए थे, अपना पिट पिट के नहीं करना चाहिए। वो जो लॉकडाउन है, हमने देखा है कि साउथ एशिया में सबसे ज्यादा एट ईज पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में उस तरह से एट ईज नहीं है, भारत में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, नेपाल में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, और वहां पर मॉर्टेलिटी रेट जो है, रेट की बात कर रहा हूं, वो पाकिस्तान से कम है। देखिए, उसकी एक और वजह है, देखिए मेरी बात सुनो, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। फैक्टर देखो, वन ऑफ द वेरी मच प्रोमिनेंट बट इग्नोर्ड फैक्टर पता क्या है? 4 महीने हो गए हमने हॉस्पिटल भी तो बंद किए हुए हैं ना, मतलब कि जो नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन है वो बंद है। अब वो पेशेंट, वो अफराद जिन्हें, जो देखें, कोई भी हॉस्पिटल में आप जब जाते थे नॉर्मल हालात में, तिल धरने की जगह नहीं थी। पाकिस्तान का जो हेल्थ स्टेटस है वो तो पता है आपको। अब वो लोग जो 4 माह से डिप्राइव्ड ऑफ रेगुलर ट्रीटमेंट है, दे आर आल्सो हेडिंग टुवर्ड द बॉर्डर लाइन ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब आप अगर पूरा डिटेल सर्वे करके देखेंगे तो ज़्यादा लोग, उनकी मौत हो रही है जो बेचारे दूसरी अमराज में मुब्तला हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे में तो इसका मतलब है गवर्नमेंट की हेल्थ पॉलिसी कुल्ली तौर पर नाकाम है कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए बकिया पेशेंट्स को इग्नोर कर दिया गया है। देखिए, ये बात पता है, देखिए ये इन्फॉर्मेशन मैं पहले भी बताया ना, हमारे को कोई वसाइल महदूद, और इसके लिए जो है ना हमें बाहर से आई हुई जो SOPs हैं, हमें WHO ने जो दिए हुए हैं, दूसरे ममालिक जो तरक्की याफ्ता मुल्कों ने जो हमें गाइडलाइन दी है, वो हमारी एक इखलाकी कल मजबूरी भी थी, हमने उसको फॉलो करना था, वो हमारी मजबूरी थी, सभी ने किया इसलिए हमने भी किया है वो। लेकिन हमारा क्योंकि हेल्थ जो स्टेटस है हमारे मुल्क का दूसरे मुल्कों से ज़रा वीक है, इसलिए हमारे वो मोर्टेलिटी ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर मेडिकल जो थी ना ट्रीटमेंट,
उसकी वजह से अब उसके असरात अब आना शुरू हो गए, क्योंकि 3 महीने हो गए। डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से इतनी अमवात नहीं हो रही जितना जो लोग ऑलरेडी मल्टीपल डिजीजेस का शिकार थे, जब वो वायरस का शिकार होते हैं तो वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं डेथ के लिए? जी जी, ये बिल्कुल, ये मतलब आप सही समझें। और यही बात ना, मैं अकेला नहीं कह रहा, ये पिछले दिनों एक बड़े चैनल पे ना जो एडवाइज़र साहब हैं, पीएम के हेल्थ के जो एडवाइज़र हैं, उन्होंने भी ये बात मेंशन की थी। उन्होंने जो एंकर थे, उन्होंने आपकी तरह ये सवाल किया था कि मोर्टेलिटी बढ़ रही है तो लॉकडाउन क्यों खोल रहे हैं, तो उन्होंने ये एग्जैक्टली ये मैं बल्कि उन्हीं की बात रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये पॉइंट उठाया था कि 4 महीने हो गए लोगों को रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो वो एक फैक्टर ऐड होना है। बल्कि मैं अच्छी तरह मुझे याद है उन्होंने कोट किया था कि हमें खतरा है कि ट्यूबरकुलोसिस, सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस के जो अनट्रीटेड पेशेंट हैं उनकी 3 से 4 लाख अमवात पाकिस्तान में इस साल ज़्यादा होने का खतरा है। इसलिए कह जी हमें ये भी मजबूरी है कि हमने लोगों को कितनी देर कन्फाइनमेंट में रखना है। दूसरी, अगर देखो एक और बात है कि देखिए ये एक ह्यूमन जो है ना साइकी भी है, ज़रूरतें भी हैं, वो जिस्मानी भी हैं, तिब्बी भी हैं, कारोबारी भी हैं, मुआशरी भी हैं, मुआशरती भी हैं, वो सारी चीज़ों में तवाज़ुन रख के चलना। देखिए आप सबको बंद कर देंगे घरों में, निज़ाम जो है ना ज़िंदगी कारोबारी ज़िंदगी नहीं चल सकता। ये कारोबारी ज़िंदगी पूरी दुनिया में मुअत्तल हुआ है। लेकिन देखे ना दुनिया वापस आ भी, देखे मैं आप बता रहा हूँ, देखिए बात पता है कि चीज़ें, ये वबा का पैटर्न जो है ना, ये मोर और लेस तकरीबन सारी दुनिया में होना ऐसे ही है। पाकिस्तान में भी एक पीक के बाद इसने डिक्लाइन आना ही आना है, और अगर बाकी दुनिया ने भी पीक की तरफ जाते हुए भी उन्होंने अपना कारोबारी जिंदगी खोल दिया था। हमारे भी जो डॉक्टर साहब आप पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया पर भी नजर रखते हैं। आपने देखा कि न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिंडा आर्डर्न ने कितना शानदार काम किया। एक जानिब जब अमेरिका में, इटली में, स्पेन में हजारों लाखों अमवात हो रही थी, उन्होंने अपने मुल्क से कोरोना के खात्मे का ऐलान किया। अगर पाकिस्तान की वजीर आजम जेसिंडा आर्डर्न होती तो क्या पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते? देखें बात ये इसलिए, देखें न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के ऊपर हम मुंतबिक इसलिए नहीं कर सकते, वहाँ आप ज़रा पॉपुलेशन डेंसिटी तो देखें कैसी है। टोटल आइसोलेटेड दुनिया है उनकी, ना किसी के साथ बॉर्डर मिलता है, ना किसी के साथ उनको हवा मिलती है, इतनी थोड़ी आबादी है वहाँ की। तो वो तो देखो वो मिसाल हमारे नहीं है। न्यूजीलैंड का बॉर्डर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पैसिफिक ओशन में, वैसे हम दुनिया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड का बॉर्डर किसी मुल्क से नहीं मिलता फिजिकली, और वो पैसिफिक ओशन के अंदर एक आइसोलेटेड आइलैंड है। लेकिन आप यूरोप के मुल्क स्लोवेनिया के बारे में क्या कहेंगे, जो चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है और उसके अलावा हाईली डेंस पॉपुलेशन है ईस्टर्न यूरोप की, वहां से भी कोरोना वायरस खत्म हो गया है? देखें ये पता क्या होगा, वैसे इन सवालों का जवाब अभी 100% सर्टेनिटी के साथ देना इसलिए मुश्किल है। नहीं सर, बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि there is a will, there is a way। के जवाब मिलेंगे। वैसे मैं आपको बात बताऊं, इन सारी बातों के सवालों के जवाब मिलेंगे। सारी दुनिया के वायरोलॉजिस्टों ने केस स्टडी करना है, इसमें से फिर नतीजे अखज़ करने हैं मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए, ये सब के जवाब आएंगे। देखिए मैं इसमें आपको एक प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ। आप जिसका नाम ले रहे हैं वहाँ की प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि वहाँ का अगर आप प्री कोरोना हेल्थ स्टेटस चेक करें, वो हो सकता है कि ऑलरेडी बेहतर हेल्थ स्टेटस का वो मुल्क होगा, और वहाँ की आबादी का जो इम्यून सिस्टम है वो बाकियों के कंपैरेटिवली एक्टिव निकलेगा। उसमें कोई फूड फैक्टर भी हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। ये बातें सर्टेनिटी के साथ, ये जब ये मामला तो आप समझते हैं कि जिस मुल्क में इन वबा के दिनों में भी सिर्फ 15 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएं 2 सरकारी ओहदेदारों की रिहाइशगाह की तामीर के लिए, जिनमें चेयरमैन सेनेट है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वैसे में हुकूमत से इस बात की तवक्को रखना कि वो आम आदमी के लिए हेल्थ एक्सपेंडिचर में इजाफा करेगी, बड़ी मामूली सी उसकी प्रोबेबिलिटी है। मेरा ख्याल है जितने अब आपने वजाहत के साथ ये जिक्र कर दिया ना, मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारे पीएम साहब बड़े टची हैं इन मामला। अरे नहीं टची सर, हम दिन रात कहते रहते हैं, गवर्नमेंट ने जो करना होता है वही कर रही होती है। नहीं, लेकिन वो है ना कि अगरचे बुत हैं जमात के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अजान तो हमने देती रहनी है, और गुजारिश भी हमने करते ही रहना है। अच्छाई की बात करना ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे खुशी है कि बहुत एक पॉजिटिव अप्रोच है आपकी, और ये पॉजिटिव अप्रोच जिंदगी में भी काम आती है। लेकिन ये जो हम मीडिया वाले होते हैं ना, इनके लिए अच्छी खबर कोई खबर नहीं होती है। हमारा काम मसाइल की निशानदही करना होता है, जहां पर निजाम सही चल
रहा होता है वो हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम उन मसाइल की निशानदेही करना होता है जिसकी वजह से हुकूमतें हमें अपना दुश्मन समझ लेती है। हालांकि हम हुकूमतें वक्त पर तनकीद इसलिए करते हैं क्योंकि हमें रियासत का मफाद अजीज होता है। ऐसे में अगर हम मसाइल की जानिब तवज्जो नहीं दिलाएंगे तो हमारे लिए मसला होगा। तो कोरोना के जो मसाइल हैं पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ रहे हैं ना डॉक्टर साहब। देखिए ये एक्सपेक्टेड था, ये कर्व ऐसे ही बननी थी। देखिए मैं वही चीज़, आई विल हैव टू रिपीट दी सेम थिंग। देखिए अगर, देखिए मेरी बात सुने, अब स्ट्रेटजी बनाना जो ना, देखें ये पेंडेमिक जो होता है ना, ये एपिडेमियोलॉजिस्ट इसकी बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं कैसे करना है। अब देखें हो सकता है, देखें ये हो सकता है अभी जो कुछ डिज़ाइन किया गया है ना, देखिए डिज़ाइन जब मैं कहता हूँ उसका मतलब मेरा कहने का ये है कि हो सकता है वायरोलॉजिस्ट जो है ना, एपिडेमियोलॉजिस्ट बाद में इस नतीजे पे पहुँचे कि हमें ऐसी सूरत में हॉस्पिटल बंद नहीं करने चाहिए थे और ये जो है ना आइसोलेशन ये घरों में होनी चाहिए। देखो ना, अब बाहर दुनिया में ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है, वो कहते हैं जी आइसोलेशन करनी है, क्वारंटीन करनी है, तो बेस्ट प्लेस आपका घर है, आपके घर का एक कमरा है। अब देखो ना ये क्योंकि गैर मुतवक्को, मैं पहले भी कहता हूँ, ये एक हादसा है और हादसे की मैनेजमेंट इसी तरह होती है, कोई उसका वेल प्लान नहीं होता। अब वो चला, सारी दुनिया ने हॉस्पिटल बंद किए, हमने भी कर दिए। अब हो सकता है कि जब ये वबा ख़त्म होगी तो नतीजा ये निकलेगा कि ऐसी सूरत में हॉस्पिटल बंद नहीं करने चाहिए और जो लोग क्रॉनिक पेशेंट हैं, टीबी के मरीज़ हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, दर्जनों बीमारियां गिनी नहीं जा सकती, उनका ट्रीटमेंट अगर रेगुलर हॉस्पिटल में जारी रहता तो ये जो राइज अब आ रहा है शायद वो ना आता। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा कि हॉस्पिटल्स बंद नहीं करने चाहिए थे, लोग बहुत ज़्यादा एतराज़ ये भी कर रहे हैं कि जब कोरोना पाकिस्तान के अंदर अपनी पीक पर है, हमें नहीं पता कि ये पीक कब तक सस्टेन करती है, कितना और ऊपर मज़ीद जाती है, कितनी जाने लेती है। ऐसे में चले जो कारोबार जिनके बगैर कारोबार ज़िंदगी नहीं चल सकता वो तो खोले गए, लेकिन साथ साथ पब्लिक पार्क्स भी खोल दिए गए डॉक्टर साहब। देखिए ये पब्लिक पार्क खोलने का जो पॉजिटिव अगर हम लेंगे, उसका जो है जो मतलब है, मीनिंग वो ये है कि देखें ये रेस्पिरेटरी डिजीज, लोगों को फ्रेश ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी तो हमारे जो लंग्स हैं वो स्ट्रेस में से निकलेंगे। ऑक्सीजन भी तो ज़रूरत है ना इसकी। आप देखें बजाय आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेके हॉस्पिटल में जाके नोबलाइज करके, उसकी वजह बेहतर आप पार्क से जाकर दे, बाकी जो एहतियातें वो आप वहाँ करें, जाके आप दरख्तों में फेरें, आप ऑक्सीजन लें, फ्रेश हो वहाँ पर जाके। लेकिन डॉक्टर साहब, जिन ममालिक ने कंप्लीट लॉकडाउन पर अमल किया, जहां पर केसेस की तादाद कम रही, वहां पर भी पब्लिक पार्क्स को बंद रखा गया, लेकिन वबा की पीक में इस तरह से पब्लिक पार्क्स को खोलना, आप समझते हैं कि इस मामले में गवर्नमेंट ने वायरोलॉजिस्ट से या एपिडेमियोलॉजिस्ट से मशवरा किया होगा? देखिए वैसे मेरी बात सुने, आप ना अगर सारी दुनिया का जायज़ा लेंगे ना, आपको हर जगह पे बड़ी मुख्तलिफ तस्वीरें नज़र आएंगी, सूरत हाल नज़र है। अब देखो चाइना को देख लें आप, जहाँ से शुरू हुआ है, ज़रा चाइना की लॉकडाउन की पॉलिसी तो देखें, दुनिया में कहीं नहीं हुई वो। जहाँ तक मेरा इल्म है, आपको भी पता है, सिर्फ वुहान में उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन किया है, शंघाई में पार्शल किया, बाकी सारा चाइना खुला रखा है उन्होंने। और वुहान से मुझे पता है कि 3-4 लाख जो है ना लोग जो हैं वो विद इन चाइना और आउट ऑफ चाइना ट्रैवल करते हैं, कॉन्टैक्ट हुआ है उनका भी। लेकिन उन्होंने देख लिया लॉकडाउन, मेरे इल्म के मुताबिक, अगर मैं गलत कह रहा हूँ मुझे करेक्ट कर दें, आप कर दें, कोई कर दे, मेरे इल्म के मुताबिक चाइना ने नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं किया। तो क्या हमने चाइना की तरह एक शहर के अंदर जब हमारे केसेस रिपोर्ट होने शुरू हुए तो हमने इकदाम किए? नहीं, वो देखिए बात पता है क्या, मैं सिर्फ आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूं। ठीक है, मुझे डॉक्टर साहब यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और नाज़रीन हम ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर अरशद के साथ अपनी डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो बार बार गवर्नमेंट की जानिब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सोशल डिस्टेंसिंग पर, एहतियाती तदाबीर पर जोर दिया जा रहा है कोरोना के हवाले से, आप समझते हैं कि इससे कर्व नीचे लाने में मदद मिलेगी? इसमें राय ये होती है कि हमने ना दुनिया को भी देखना है, अपने जो है ना वसाइल भी देखने हैं, अपने मसाइल भी देखने हैं। अब देखना WHO नो डाउट एक बड़ा अदारा है, लेकिन देखिए कंट्रोवर्सी भी दुनिया में पाए। आप सबको पता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने WHO के ऊपर कितनी ज़्यादा तनकीद की है। रीज़न कोई भी है,
लेकिन कहने का मतलब ये कि हम उस पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन हमें बाहर के अदारे देते हैं हमें उसमें अपना भी देखना है, हमने अपने माहौल को देखना है, हम अपनी फाइनेंशियल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को देखना है, हमारे सोशल सेटअप को देखना है, हमारे लोगों की जो हैबिटेट है वो देखना है। आप देखें ना, मेरी बात सुने, प्रैक्टिकल चीज़ें क्या, अब आप अंदरून शहर लाहौर में चले जाएँ, एक मरले का एक घर है, उसमें ऊपर नीचे 7 कमरे बने हुए, 25 लोग वहाँ रहते हैं। मतलब कहाँ कैसे करेंगे वहाँ आप सोशल डिस्टेंसिंग? देखिए कुछ चीज़ें जो काबिल अमल नहीं है उसको भी ज़हन में रखना है ना। वो आप बताएं मुझे, लाहौर के अंदरून शहर में कैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे? लेकिन मकसद ये है कि बाकी हाथ धोना है, मास्क लगाना है, एक दूसरे को एहतियातें जो करनी वो तो सबको करनी चाहिए, लेकिन ये तो वो एहतियातें हैं जो आम जुकान में भी करनी चाहिए। तो अच्छा डॉक्टर डार्विन की थ्योरी थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और हमने देखा कि कोरोना के बाद अब इस थ्योरी को रीफ्रेस किया जा रहा है कि सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। आप एग्री करते हैं इससे? नहीं, मैं इसे एग्री नहीं कर रहा, इसलिए एग्री नहीं कर रहा। देखें जो रिचेस्ट है ना, उसका बॉडी पोटेंशियल इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो लेथार्जिक होता है, उसकी बॉडी एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती, मस्कुलेचर उतना स्ट्रांग नहीं। आप कभी आए ना, मेरी फैक्ट्री है, पोल्ट्री फीड बनाते हैं, वहाँ जो पल्लेदार फिरते हैं वो 100-100 किलो की 2-2 बोरियां हाथ में उठा के ना रेस लगाते हैं। अब उनकी बॉडी की विगर का मुकाबला वो मेरे साथ मुकाबला नहीं हो सकता, कोई उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता। ये अमीर गरीब का फ़र्क नहीं है, ये फ़र्क ये है आपकी जो है ना लाइफस्टाइल कैसा है। देखिए जो भी किसी भी जो है ना बजट का जो इंसान है, अगर उसकी लाइफस्टाइल जो है एक्टिविटी उसमें ज़्यादा है, देखिए उसकी फूड का और एक्टिविटी का जितना बैलेंस बेहतर है उतना उसका मस्कुलेचर बेहतर होगा, उतना उसका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि हम प्रॉपर ग़िज़ा के जरिए, वर्जिश के जरिए अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करके इस वबा को शिकस्त दे सकते हैं। देखिए जी, मैं इसमें ये टिप दूंगा गरीब आदमी के लिए टिप क्या है, देखिए जो मसूर की दाल है ना, यानी ये उतनी ही ताकत रखती है जितना मुर्गी का या बकरे का गोश्त रखते हैं। देखिए मुहावरा भी जो है ना, वो ये मुंह और मसूर की दाल बना हुआ है, ये मुंह और चने की दाल नहीं बना हुआ। तो दालों में भी अल्लाह ताला ने उतनी ताकत रखी हुई है, और अल्लाह ताला ने हर एक का पेट भी भरना है, हर एक को इम्यून सिस्टम भी अल्लाह ताला ने ही बनाना है, मेंटेन करना है, सपोर्ट करना है। गरीब आदमी दाल अगर खाता है और उसकी एक्टिविटी अमीर आदमी से बेहतर है, तो बजट क्लास इसमें से फैक्टर नहीं है मेरे ख्याल में। तो जिसका देखिए, जिसका बैलेंस है ना, जिसका लाइफस्टाइल में जितना तवाज़न है रिगार्डलेस ऑफ बजट, वो उतना अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर कोरोना टेस्टिंग की जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी सवालात उठा रहे हैं कि सरकारी अस्पताल से करवाते हैं तो पॉजिटिव आता है, किसी निजी लैब से करवाते हैं तो नेगेटिव आता है, ये क्या चक्कर है? देखिए ये सवाल आपका बड़ा वैलिड है, और इसके ऊपर हमारे जितने भी कंसर्न अदारे हैं ना उनको बड़ा गौर करना चाहिए। ये भी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि एक ही घर में टेस्टिंग हुई है, अब क्लोज लोग रह रहे हैं, छोटा घर है, घर में 6-8 लोग रह रहे हैं, टेस्टिंग हुई है, 4 पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं। मतलब ये इसकी जो एक्यूरेसी है ना, अभी देखें दुनिया में भी अभी इन किट्स की जो है ना जो एरर है उसके ऊपर डिबेट है। यानी कोई कहता है जी कि 80% एक्यूरेसी है, कोई कहता है जी कितनी, ये पॉइंट मौजूद है, इसके ऊपर हमें बड़ा गौर करना चाहिए। और ये जो है ना एक डॉक्टर साहब एक सेमी कॉन्स्पिरेसी किस्म का सवाल है अक्सर जो कि सर्कुलेट करता है लोगों के ज़हनों में, सोशल मीडिया पर भी बात होती है कि इतनी जो अचानक मार्केट में लाखों करोड़ों किट्स आ गई कोरोना टेस्टिंग के लिए, जिन फैक्ट्रीज में ये किट्स तैयार की गई उन फैक्ट्रीज को क्या पता था कि इतने बड़े पैमाने पर इन किट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है? जी ये सवाल बड़ा वैलिड है, हर जहन में ये सवाल आता है, और इसके ऊपर भी जो है ना, देखिए इसके लिए हमारे जो मुतलका इदारे हैं ना, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, वो हर चीज़ की खोज निकालें, उसकी इंफॉर्मेशन लें, और जो बेस्ट पॉसिबल जो प्रपोजल है, जो अरेंजमेंट है, मैनेजमेंट है, वो करनी चाहिए। अगर देखें ना, कई दफ़ा होता है, कई मेडिसिन हैं, कई अद्वियात हैं, वो कई दफ़ा वो अद्वियात बनाने वाले खुद 2 साल बाद उसको बैन कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।